हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर मुद्रा वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम जो है मनी से रिलेटेड पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर के बारे में, मुद्रा क्या है, कहाँ आई, कैसे आई, मुद्रा से पहले क्या चलता था, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के टाइप, मुद्रा का उद्भव, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट मुद्रा का चैप्टर जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद आपको जो है कोई अदर वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आपको मुद्रा से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, केवल मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे बैंकिंग वगैरह के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल मुद्रा के रिगार्डिंग हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मुद्रा से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको जो है आज मैं इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि जी मुद्रा क्या है, कैसे आई, कहाँ से आई और मुद्रा से पहले जो है क्या चलता था। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली के रिगार्डिंग। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो क्या होती है गाइस, क्योंकि मुद्रा से पहले जो है यही चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली को अदला बदली की प्रणाली भी कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को अदला बदली की प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसकी अदला बदली की जाती थी। कह रहे हैं वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदला बदली की प्रणाली को वस्तु विनिमय अथवा अदला बदली कहते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ। वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली, उसको जो है हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब कि जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो लोग क्या करते थे कि तेरे पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो अगर तेरे को गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, तो लोग आपस में क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। उसी सिस्टम को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु अथवा सेवा का दूसरी वस्तु अथवा सेवा के साथ सीधा विनिमय ही अदला बदली या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। दूसरे शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं द्वारा ही होता है और विनिमय का कोई सर्वमान्य माध्यम नहीं होता, कोई नहीं है, बस वस्तु से वस्तु की प्रत्यक्ष अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कहलाती है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। यहाँ पे बेटा एक नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु अर्थव्यवस्था, जिसको सीसी इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीसी इकोनॉमी क्या होता है। सीसी मतलब कॉमोडिटी इकोनॉमी, उसको कहते हैं सीसी। ये वो वाला सी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये सी है कॉमोडिटी वाला। ठीक है, तो कह रहा है वस्तु अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तथा विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो वस्तुओं से वस्तुओं के साथ किया जाता है। वो अर्थव्यवस्था जो वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाती है, जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं जी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अर्थव्यवस्था उसको अपनाती है उसको सीसी इकोनॉमी वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि इस प्रणाली को अपनाती है जहाँ मुद्रा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, वस्तु विनिमय का एक उदाहरण दे रखा है कि भाई क्या उदाहरण होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांव में एक किसान है जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूँ है, मतलब उसको जितना चाहिए उसके पास उससे ज़्यादा ही है। एक जुलाहा है जिसके पास अतिरिक्त कपड़ा है, एक दूसरा बंदा उसके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। किसान को कपड़े की आवश्यकता है और उसको गेहूं की ज़रूरत है। तो मतलब जो इसके पास है वो उसको चाहिए और जो उसके पास है वो उसको चाहिए। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं गाइस आवश्यकता का यह दोहरा संयोग किसान और जुलाहे के बीच वस्तु का विनिमय उत्पन्न करता है। मतलब कि जो मुझे चाहिए अगर वो सामने वाले के पास है और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है, तो उसे कहते हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है वो मिल चुका है। ये दोनों बंदे आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि 50 किलोग्राम गेहूं के बदले 5 मीटर कपड़ा मिल जाता है, तब इस वस्तु विनिमय से किसान को कपड़ा मिल जाता है और जुलाहे को गेहूं मिल जाता है। इस प्रकार
व्यक्ति वस्तुओं की अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसने बदले में उसको गेहूं दे दिया, उसने बदले में उसको कपड़ा दे दिया, तो दोनों की जो उसको चाहिए था, उसको गेहूं चाहिए था, उसको कपड़ा चाहिए था, दोनों ने आपस में ट्रांजैक्शन कर लिया और वस्तु विनिमय प्रणाली को सफल बनाया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को सफल बनाने के लिए दोहरे संयोग का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोहरे संयोग का मतलब होता है कि जो मेरे पास है वो तेरे पास होना चाहिए, जो तेरे पास है वो मेरे पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही दो बंदे आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते थे, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो मुद्रा से पहले क्या था? मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी जी, ठीक है। मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी और ये मैंने आपको बता दिया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको वस्तु विनिमय प्रणाली करनी है तो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके अभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी नहीं हो सकती। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो आवश्यकताओं का सीमित होना। आवश्यकताएं जो हैं वो सीमित होनी चाहिए। ऐसे नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, नहीं जी, आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए जी। प्लस जो विनिमय का क्षेत्र है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो बिल्कुल लिमिटेड होगा। तीसरा जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज होना चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं कि वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं, नहीं, पिछड़ा हुआ बैकवर्ड सोसाइटी जो है होनी चाहिए। मुद्रा का अभाव होना चाहिए क्योंकि उस टाइम अगर मुद्रा होती तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। और आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुझे चाहिए वो तेरे पास हो और जो तुझे चाहिए वो मेरे पास हो। और यातायात के साधनों का अभाव होना चाहिए। मतलब अगर कहीं दूर वगैरह अगर कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर जो मुझे चाहिए मान लो कोई दूसरे गांव वगैरह में कहीं और अवेलेबल है, ठीक है, और उसको जो चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हम दोनों बहुत दूर दूर हैं, तो भाई आने जाने का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है भी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। ये 6 कंडीशन पूरी होनी चाहिए किसके लिए? वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए। कौन कौन सी? एक तो आपके लिमिटेड वांट्स होनी चाहिए, आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। विनिमय का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। आप कोई लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उन्हीं की कंजम्पशन कर रहे हो। अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी दो बंदे ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उनका दोहरा संयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना दोहरा संयोग के तो बंदा ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकता कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है, तभी ट्रांजैक्शन हो सकता है। और यातायात का अभाव है। ये आवश्यक शर्तें हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए। अगर ये हो रही हैं फुलफिल तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगी सक्सेसफुल। अगर जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी तो उससे क्या क्या फ़ायदे हमको देखने के लिए मिलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली के अगर हम लाभ की बात करें तो हमें इससे फ़ायदे क्या क्या देखने के लिए मिलते थे? ये एक बहुत ही सरल प्रणाली थी, बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम था। आपसी सहयोग में इससे वृद्धि होती थी। भाई अब लोग आपस में लेन देन करते थे तो कोऑपरेशन रहता था लोगों के बीच में। अमीर गरीब जैसा कोई सिस्टम नहीं था। ये तो जब से पैसा आया है तभी तो तू अमीर मैं गरीब ये सब होने लग गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, ये फ़ायदा मिलता था। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐसी कोई सिचुएशन ही उत्पन्न नहीं होती थी जैसे आज है कि जी महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा मंदी काल आ गया, तेज़ी काल आ गया, ऐसा उस टाइम पे कुछ नहीं था जी। ये सब मुद्रा की वजह से हुआ है। और सरल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, दो देश आपस में बहुत ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते थे, आयात निर्यात कर सकते थे वस्तु विनिमय प्रणाली से। तो ये इसके लाभ थे जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। अब देखो जिसके लाभ होते हैं उसके फ़ायदे भी होंगे, सिंपल सी बात है भाई। ऐसे तो कोई चीज़ ही नहीं बनी जिसके केवल लाभ ही लाभ हो और उसका कोई जो है डिसएडवांटेज ना हो, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं बनी है। तो हुआ क्या, फ़ायदे तो ठीक है, ये था कि सिंपल था और अमीर गरीब का कोई चक्कर नहीं था। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दो देश आपस में आसानी से ट्रांजैक्शन कर लेते थे, अमीर गरीब का ऐसा कोई ज़्यादा चक्कर नहीं था, तो ये तो ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदे से ज़्यादा इसकी कठिनाइयाँ हमको देखने के लिए मिली। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वस्तु विनिमय की जो है वस्तु विनिमय की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें सिस्टम को बंद करना पड़ गया और मुद्रा को लेके आना पड़ गया। तो हम बात करते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के बारे में। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहला और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमको जो फेस करने के लिए मिली वो है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब क्या होता है कि भाई
ऐसे व्यक्ति को देखना कि जो मेरे पास हो वो उसको चाहिए और जो उसके पास हो वो मुझे चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे दो व्यक्तियों को खोज पाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा काम था। तो वस्तु विनिमय के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिली वो यही थी कि एग्जैक्ट ऐसे दो व्यक्तियों को देख पाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। दूसरी जो हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ गई वो है क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। मतलब कि क्या रहा है, डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई सारे गुड्स ऐसे होते हैं, कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। अब भाई मान लो जैसे डेली रूटीन की चीज़ होती है, दूध ब्रेड अंडे मांस मच्छी, ये सारी की सारी चीज़ें ये डेली रूटीन की चीज़ें होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन रख सकते हो अगर आपको इसका भी यूज़ करना है। अगर अभी यूज़ इसका नहीं करना, 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद करना है तो भाई ये ख़राब हो जाएंगे, आपके लिए यूज़लेस हैं। तो अगर किसी के पास देने के लिए यही सारी चीज़ें हैं तो अगर आपको ऑन द स्पॉट कंजम्पशन करनी है तो ठीक है, अगर ऑन द स्पॉट कंजम्पशन नहीं करनी तो फिर बेकार हो जाएगा। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, मतलब कि लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेंस यूनिट ऑफ वैल्यू। आज बेटा हर चीज़, आज के टाइम पे अगर हम बात करें, आज हर चीज़ की एक कॉमन मेजरमेंट है। जैसे कि हर चीज़ आज मुद्रा के रूप में मापी जाती है। 30 रुपये किलो चावल, 40 रुपये लीटर दूध, 50 रुपये मीटर कपड़ा। आज हर चीज़ का एक कॉमन मेजरमेंट है, कॉमन यूनिट है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पाता था। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वस्तु के विभाजन में कठिनाई, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि डिवाइड करते वो ख़राब हो जाएंगे। अब मान लो किसी के पास कपड़े हैं, अब पहनने के लिए कपड़े हैं, कोट है, पैंट है, शर्ट है, जैकेट है, तो उसको बीच में से काट थोड़ी ना देंगे, काटते तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगर डिवाइड कर दिया तो वो ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा इसको हम मूल्य हस्तांतरण का यहाँ पे जो है अभाव हमको देखने के लिए मिलता है, और भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान के अभाव का क्या मतलब होता है? जैसे कि भाई मान लीजिए आज मैंने आपको कोई फ़ोन बेच दिया, ठीक है, मेरा फ़ोन था, मैंने आपको 5,000 रुपये में बेच दिया। तो आप कह रहे हो मैं पैसे भी नहीं दूंगा, 2 महीने बाद पैसे दूंगा जी आपको। तो मुझे ये पता है कि भाई 2 महीने बाद मेरे को आपसे 5,000 रुपये लेने हैं क्योंकि मैंने अपना फ़ोन आपको जो है 5,000 रुपये में बेचा है। क्योंकि आज मुद्रा है तो हर चीज़ मनी में काउंट होती है, लेकिन जब उस टाइम पे पैसा नहीं था। अब मान लीजिए किसी आदमी ने अपना हाथी बेच दिया किसी को उधार में, ठीक है, अब भविष्य में वो क्या देने वाला है, उसके हाथी की क्या वैल्यू है उसको नहीं पता थी उस टाइम पे क्योंकि कॉमन मेजरमेंट नहीं थी। तो उसका हाथी की क्या वैल्यू है क्या नहीं उसको नहीं पता, उसने अपने किसी को हाथी दे दिया। अब वो बदले में क्या देगा उसको नहीं पता, और वो चीज़ उसको चाहिए या नहीं चाहिए ये भी नहीं पता कि वो उस पर एक्सेप्टेंस देगा या नहीं देगा। तो इसलिए लोग उस टाइम पे इतना उधार भी नहीं देते थे। उधार कैसे पॉसिबल हो पाया, आज लोग इतना उधार वगैरह देते हैं, ये सब मुद्रा की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जब मुद्रा नहीं थी तो लोग उधार का सिस्टम नहीं रखते थे क्योंकि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है वो कुछ नहीं पता था, और आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आप उस पर एक्सेप्टेंस देंगे या नहीं देंगे, ये भी जो है बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, एक मूल्य हस्तांतरण का अभाव। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय में मूल्य की क्रय शक्ति के हस्तांतरण में बहुत कठिनाई थी। जैसे मान लीजिए हमारा एक मकान आगरा में है और हम उसे इलाहाबाद ले जाना चाहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ऐसा करना संभव नहीं था, परंतु आज हम अपने आगरा वाले मकान को बेचकर मुद्रा राशि लेके और इलाहाबाद में एक दूसरा मकान ले सकते हैं अगर पैसा है। लेकिन जब पैसा नहीं था तो ऐसा थोड़ी कि आगरा का मकान को उठाकर इलाहाबाद में पटक देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता था उस टाइम पे जब पैसा नहीं था। ये जो आज हम करते हैं, दिल्ली से घर बेचा इलाहाबाद में खरीद लिया, इलाहाबाद में बेचा यहाँ खरीद लिया, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये सब मुद्रा की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर मुद्रा नहीं होती तो ऐसा हो ही नहीं पाता, एक जगह रहता बंदा वहीं पर रह जाता। मूल्य का हस्तांतरण का अभाव था उस टाइम पे। तो इसकी अगर बेटा कठिनाइयों की बात करें तो ये 6 कठिनाइयाँ हमको देखने के लिए मिली। पहला, ऐसे एग्जैक्ट 2 व्यक्तियों को देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते। एक कॉमन मेजरमेंट नहीं थी। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। गुड्स को जैसे कि मकान मैंने आपको बताया एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, और लोग उधार वगैरह नहीं देते थे
क्योंकि भविष्य में क्या मिलने वाला है क्या नहीं उसका कुछ कंफर्म नहीं था, तो इसलिए बिजनेस वगैरह उधार वगैरह इतना ग्रो भी नहीं हो पाता था। तो ये 6 प्रॉब्लम हमको बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। इसकी कठिनाइयाँ बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोहरे संयोग का अभाव आती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसान हमको देखने के लिए मिले और हमें जो है सिस्टम को बंद करना पड़ गया। और फिर जो है हम मुद्रा को लेकर आए, ठीक है। ये हमने सारे सिस्टम को बंद कर दिया, ये सारा यहीं पे एक्सप्लेन हुआ है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया। फिर जो है हम जो है मुद्रा को लेकर आए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुद्रा के द्वारा ये कठिनाइयाँ सारी की सारी जो हैं हमने मुद्रा के द्वारा इन सब कठिनाइयों को दूर करा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मुद्रा ने इन सब कठिनाइयों को दूर करा। ये जो 6 प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, इनको दूर करने के लिए हम जो है मुद्रा को लेकर आए बेटा, ठीक है। मुद्रा क्यों आई है? क्योंकि वस्तु विनिमय के अंदर हम 6 प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, इसलिए मुद्रा आई है, ठीक है। सबसे पहले तो मुद्रा आई कहाँ से है? मुद्रा का जो उद्भव है, इवोल्यूशन है, वो कहाँ से हुआ है? पहले देखिए थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुद्रा का उद्भव कैसे और कब हुआ है, इसे खोज पाना असंभव और दुष्कर कार्य है। कहाँ से आई है, कैसे आई है, कह रहा है आप इसका पता नहीं लगा सकते। मात्र इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के मूलभूत तत्वों की तरह मुद्रा भी एक अत्यंत प्राचीन तत्व है। मतलब मुद्रा का यूज़ अब से नहीं हो रहा, बहुत ही सालों से मुद्रा का यूज़ होता चला आ रहा है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी क्रमिक विकास होता चला है। जैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है, मानव सभ्यता की डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से मुद्रा की भी डेवलपमेंट होती चली गई है। कह रहा है मुद्रा का प्रयोग उस काल में भी होता था जिसके लिखित परिणाम आज उपलब्ध नहीं है। मतलब कितने सालों से, मतलब जो चीज़ हमारे पास रिटर्न में है ही नहीं, उस टाइम से पहले भी मनी का यूज़ होता था। लेकिन कह रहा है एक बात अधिकृत रूप से कही जा सकती है कि पृथक पृथक सभ्यताओं के काल में मुद्रा का विकास भी पृथक पृथक रूप में हुआ। जैसे जैसे अलग अलग सभ्यताएं आई, वैसे वैसे अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग मुद्रा का विकास किया। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हम विचार करें तो कह सकते हैं कि मानव के आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी क्रमिक विकास हुआ है। जैसे जैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है, वैसे वैसे मनी की भी डेवलपमेंट होती चली गई है। इतिहास में उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण महासागर के क्षेत्र में स्थित टापुओं पर पत्थर की मुद्राओं का प्रचलन था। ऋषिवेद काल में अगर हम बात करें तो मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग किया जाता था। और इतिहासकारों का मानना है कि सिक्के का सर्वप्रथम उपयोग लिडीसा में ईसा से 600-700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मुद्रा अभी से नहीं आई है बेटा, मुद्रा का जो प्रचलन है वो कई पुराने प्राचीन काल से जो है इसका चला आता रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा के विकास क्रम का विवेचन निम्नानुसार किया गया है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से हमारे लिए पैराग्राफ कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, मनी कैसे आई है, कहाँ से आई है। कह रहा इसका आंसर तो भाई, इसका आंसर तो आप नहीं दे सकते, इसका खोज पाना तो असंभव है। लेकिन जब से भी चलती आ रही है उसका हम कुछ नहीं कह सकते। एग्जाम पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ऑर्डर बताइए, पहले कौन सी मुद्रा आई, फिर क्या आई, फिर क्या आई, फिर क्या आई। तो यहाँ पे 4 तरीके की मुद्राएं लिखी हुई हैं। पहली जो लिखी है, सबसे पहले वस्तु मुद्रा चलती थी, फिर धातु मुद्रा चलती थी, फिर पत्र मुद्रा चलती थी, और उसके बाद साख मुद्रा जो है ये प्रचलन में आई। ये इसका एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा एंड साख मुद्रा। तो एग्जाम पे जो है क्वेश्चन आता है कि इसको सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इसको लगाइए, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो ये आपको याद रखना है। वस्तु मुद्रा कौन सी होती है? मुद्रा विकास के प्रथम चरण में समाज में बहुत अधिक प्रचलित किसी एक वस्तु को विनिमय का माध्यम मान लिया जाता था और उसी के द्वारा विनिमय का कार्य पूरा किया जाता था। आखेट युग में पशुओं की खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी, तथा कृषि युग में किसी अनाज को विनिमय का माध्यम मानकर कार्य किया जाता था। मतलब कि वही गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करना,
अलग अलग उसमें बता रहे हैं। किसान क्या करते थे, अनाज के बदले में कर लिया, और पशुपालन युग में गाय के बदले में बकरी, बकरी के बदले में हाथी, घोड़े, इन सब चीज़ों का एक्सचेंज वगैरह कर लेते थे, और खाल वगैरह, चमड़ा वगैरह बेचकर पशुओं की ऐसी ट्रांजैक्शन कर लेते थे। वही है वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष लेन देन, वस्तु मुद्रा कह सकते हो। उसके बाद कई सालों तक ये चली। उसके बाद धातु मुद्रा जो है आई। धातु मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा के रूप में तांबा, लोहा, कांसा तथा सोना आदि धातुओं का क्रमिक प्रयोग हुआ। इन सब मुद्राओं का प्रचलन, धातु, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे, लोहे, ये सारे। किंतु अन्य धातुओं की तुलना में सोने एवं चांदी की मुद्रा के रूप में लंबे समय तक प्रयोग किया। सोने और चांदी के रूप में जो मुद्राएं थी वो सबसे ज़्यादा चली धातु मुद्रा के अंदर। देन फिर और डेवलप हुई मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा आई। लेन देन की बढ़ती हुई मात्रा और धातुओं की मात्रा कम होने तथा इसके अपव्यय के कारण धातु मुद्रा की लोकप्रियता में धीरे धीरे कमी आने लगी और पत्र मुद्रा का प्रयोग तेजी से बढ़ता गया। मतलब कि धातु मुद्रा जो है, एक तो उसकी मात्रा कम थी, ठीक है, और कह रहे हैं लोग ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते थे, तो भैया ये धातु खराब ना हो, इसका अपव्यय ना हो, और इसकी लोकप्रियता भी धीरे धीरे कम होती गई। फिर एक नई मुद्रा प्रचलन में आई जिसको पेपर मनी कहते हैं। प्रारंभ में पत्र मुद्रा प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा के रूप में थी, क्योंकि इसमें 100% स्वर्ण कोश रखा जाता था। ये मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनीय थी। आजकल प्राय बिना किसी धातु कोश के पत्र मुद्रा चलाई जाती है। मतलब क्या था इसका बेटा कहने का, इसका कहने का मतलब ये था कि पहले जो है मुद्रा को स्वर्ण के रूप में, सोने के रूप में, ये भी हम आने वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसके कोश के रूप में रखा जाता था। ठीक है, मतलब मुद्रा को स्वर्ण में, स्वर्ण को मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते थे। मनी की परिवर्तनशील थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मनी को सोने में, सोने को मनी में हम वो कन्वर्टिबिलिटी इतनी नहीं है। ठीक है, आज बिना किसी कन्वर्टिबिलिटी के मुद्रा चलाई जा रही है। ये इस रूप को अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आई, उसके बाद आई साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। ये जो कह रहा है ना यहाँ पे बात कि ये स्वर्ण कोश रखा जाता था और ये मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनीय थी, इसका मतलब क्या है, पहले मनी को जो है पहले गोल्ड से लिंक्ड थी, ये कह सकते हो। मनी जो है वो हमारी गोल्ड से लिंक्ड थी कि भाई अभी जब विदेशी विनिमय वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा ये कि ये क्या कह रहा है। पहले कई सारी चीज़ें चलती थी, वो स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर, वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्वर्ण विनिमय प्रणाली क्या होती है वहाँ पे। साख मुद्रा क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। देश के आर्थिक विकास तथा लेन देन के कार्यों में वर्तमान समय में साख मुद्रा का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, जैसे कि चेक, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं। ये कह सकते हो साख मुद्रा कौन सी होती है। साख मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसपे जितना अमाउंट लिखा हुआ है ना, उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि मान लो चेक है, चेक पे हम कितना अमाउंट लिख देंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा अमाउंट लिख सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन जो चेक को बनाने में कितने रुपए लगे होंगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इतने ही रुपये लगा होगा चेक को बनाने में। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, चेक को बनाने में इतने रुपए नहीं लगे होंगे जितने रुपए पे हम उस पर अमाउंट मेंशन करके देते हैं। तो चेक जो है वो किसका एग्जाम्पल है, चेक जो है वो क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है। मतलब जब उसमें लगी धातु का जो मूल्य है वो कम रहता है उस पर अंकित मूल्य से, तो उसको साख मुद्रा कहते हैं। जैसे 2000 का नोट है, क्या 2000 का नोट को बनाने में 2000 रुपये लगे होंगे? नहीं, 2000 के नोट को बनाने में 2000 रुपये थोड़ी लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, इतने रुपये लगते हैं, लेकिन उस पर अंकित मूल्य कितना है, 2000। तो वो किसका एग्जाम्पल है, क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कह सकते हो। तो इस तरीके से ये सब प्रचलन में आया। पहले वस्तु मुद्रा आई, फिर धातु मुद्रा आई, फिर पत्र मुद्रा आई, और फिर जो है साख मुद्रा आई। इसका एक सीरियल आपको जो है ध्यान रखना है जी। तो मुद्रा जो है इस तरीके से आई। मुद्रा की डेफिनेशन बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक और मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन कई बार ही आता है जी। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली जो होती है क्रियात्मक परिभाषा। क्रियात्मक परिभाषा का मतलब क्या होता है
कि मनी के जो काम है उसके बेस पे उसकी डेफिनेशन। दूसरी होती है वैधानिक परिभाषा, लीगली डेफिनेशन। और तीसरी जो होती है वो होती है सामान्य स्वीकृति की परिभाषा। ठीक है, आपको बेटे ध्यान रखना है कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, क्योंकि एग्जाम पे क्वेश्चन यही आता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। क्रियात्मक परिभाषा के अंदर 3 नाम लिखे हुए हैं, हार्टले, कॉल्बॉर्न और थॉमस, ये 3 लिखे हुए हैं। वैधानिक परिभाषा नैप ने दी है, एंड सामान्य स्वीकृति की परिभाषा जो है कॉल, किन्स एंड सेलिगमैन, इन तीनों ने दी है। ये इकोनॉमिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्रियात्मक या वर्णात्मक की बात करें तो इसका क्रियात्मक का मतलब मनी के जो फंक्शन होते हैं उसके बेस पे डेफिनेशन। इस वर्ग में सम्मिलित मुद्रा की परिभाषाएं मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती है। मतलब यहाँ पे जो जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई है उन सब की जो डेफिनेशन है वो किससे बिलोंग करती है, उन सब की जो डेफिनेशन है वो मुद्रा के कार्य से बिलोंग करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ था थॉमसन, कॉल्बॉर्न और हार्टले विदर्स, ये लिखा हुआ था। ये क्या कहता है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। ये मुद्रा के कार्य होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जी, एग्जाम में 1000 बार ही पूछा जाता है। आप इकोनॉमिक्स का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये जो डेफिनेशन है ये किस अर्थशास्त्री ने दी है, ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है क्रियात्मक के अंदर। तो भाई ये डेफिनेशन इन इकोनॉमिस्ट ने दी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 3 डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको केवल यही ध्यान रखनी है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और इन इकोनॉमिस्ट का नाम है ये। अच्छा जी, वैधानिक भाषा की अगर हम बात करें तो वैधानिक भाषा के अंदर क्या आती है, कह रहा है इस वर्ग की परिभाषा के अनुसार मुद्रा वह जिसे सरकार वैधानिक रूप से मुद्रा की मान्यता प्रदान कर देती है। मतलब कि सरकार ने जिस मुद्रा को बोल दिया कि भाई ये लीगली है, आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप इससे जो है एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो, उसको जो है वैधानिक मुद्रा कहते हैं, या इस वैधानिक परिभाषाओं के अंदर आएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही इकोनॉमिस्ट है नैप, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है लीगली कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा, राज्य मतलब सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कहलाती है। मतलब किसी भी वस्तु को अगर सरकार ने बोल दिया कि ये मुद्रा है, आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ में भी पेन है, तो अगर सरकार ने बोल दिया कि ये मुद्रा है तो इससे ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो भाई मैं पेन देके किसी से भी क्या कर सकता हूँ, ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसको सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया तो भाई वो जो है मुद्रा हो जाएगी। अगर मोदी ने बोल दिया कि तेरा फोन मुद्रा है, तो भाई वो मुद्रा है, मोदी ने बोला है, आप उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कि मान लो ने बोला आज रात को कि भाई और बहनों आज से आपके जो फ़ोन है वो मुद्रा है, तो भाई वो मुद्रा है, उसने बोल दिया तो बोल दिया। तो जिस भी मुद्रा को सरकार ने बोल दिया ये मुद्रा है, वैधानिक रूप से हम उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो वो मुद्रा बन जाती है। नैप ने ये डेफिनेशन दे रखी है। तीसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं उसके अंदर आते हैं किन्स, कॉल और सेलिगमैन। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, इन्होंने डेफिनेशन दी है इस वर्ग में मुद्रा की वह परिभाषाएं सम्मिलित की जाती हैं जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति एंड सर्वग्राहिता पर बल देती हैं, मतलब कॉमनली एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे 3 इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर आपको इतना नहीं घुसना है। ठीक है, इसकी दे रखी है एक, तो इसके अनुसार मुद्रा क्या है, जो जनरली एक्सेप्टेबल है, कोई भी उसको मना नहीं करेगा लेने के लिए। ठीक है जी, प्लस कॉल की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है और प्लस किन्स की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है तीनों इकोनॉमिस्ट की। हमें इनकी परिभाषाएं याद नहीं करनी है, वो आपसे नहीं पूछेगा कि किन्स की परिभाषा बताओ, कॉल की बताओ, सेलिगमैन की बताओ, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, वैधानिक वाली आपको केवल ध्यान रखनी है, और ये वाली मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भाई आपको मुद्रा की जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, किन किन इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू इसमें कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं बात आगे, मुद्रा कैसे आई और मुद्रा की डेफिनेशन क्या है, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मुद्दा है और भी मुद्रा की डेफिनेशन है। देखिए क्या रहा है,
विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं, और भी मुद्राएं की डेफिनेशन होती है। मतलब अभी जो हमने ऊपर पढ़ी वो तो 3 जगह क्लासीफाई हुई हुई हैं, पहली क्रियात्मक, दूसरा वैधानिक और तीसरा सामान्य। और भी मुद्राएं हैं जिसको मुद्रा की परिभाषाएं हैं, जैसे कि एक होती है विस्तृत परिभाषा, ब्रॉड डेफिनेशन, एक होती है नैरो डेफिनेशन, और एक होती है रीजनेबल डेफिनेशन। तो ये सब क्या है देखिए। विस्तृत परिभाषा का क्या मतलब, विस्तृत का मतलब होता है वो परिभाषा, वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने मुद्रा को बहुत ही वाइडर माना है। मतलब कि विस्तृत परिभाषाओं के अंतर्गत मुद्रा के सभी रूपों को स्वीकार किया जाता है। जो कोई भी वस्तु मुद्रा से संबंधित कार्यों के संपादन में सहायक दिखती है उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे कि उसने बोला, ये एक इकोनॉमिस्ट है, उसने बोला मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इनकी एक परिभाषा है। तो भाई वो कह रहा है कोई भी ऐसी चीज जो मुद्रा का कार्य करे वो मुद्रा कहलाएगी। तो इस वर्ग की परिभाषा के अनुसार धातु के सिक्के, करेंसी नोट ही मुद्रा नहीं है, बल्कि चेक, हुडियाँ, विनिमय पत्र आदि भी मुद्रा में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि ये सब मुद्रा का कार्य कर रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा वाइडर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड डेफिनेशन है ये। जिन्होंने अपनी परिभाषाओं के अंदर मुद्रा के सभी रूपों को स्वीकार किया है वो ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर आती हैं। इसलिए ये कई बार पूछी जाती है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने बोली है, और ये ब्रॉड डेफिनेशन है। नैरो का मतलब क्या होता है, जो मुद्रा के सभी रूपों को स्वीकार नहीं करे, कुछ ही गुण को स्वीकार करती है, कुछ ही रूपों को स्वीकार करती है। जैसे रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तु के मूल्य भुगतान करने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। मतलब ये कह रहा है मुद्रा केवल वो होगी जो मूल्य का भुगतान करने और लायबिलिटी वगैरह को निपटाने के लिए काम आती है, बस। तो इनके अकॉर्डिंगली ये है। तो इन्होंने ये जो परिभाषा दी है तो इसको संकुचित माना जाएगा, क्योंकि केवल धातु सिक्कों को ही इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा घोषित किया जा सकता है और किसी को भी नहीं। केवल धातु सिक्कों का यूज़ ही इनके अकॉर्डिंगली, जो इन्होंने डेफिनेशन दिया उसका यूज़ हो सकता है, और किसी भी मुद्रा का जैसे क्रेडिट मनी वगैरह का यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नैरो डेफिनेशन। जिन्होंने सारी मुद्राओं के रूपों को एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ को एक्सेप्ट किया। एंड लास्ट वन इज रीजनेबल, जिन्होंने ना नैरो माना ना ब्रॉड माना, उसको कहते हैं रीजनेबल। ठीक है, जैसे कि या कह रहा है कुछ विद्वानों ने ना तो विस्तृत परिभाषा मानी ना संकुचित को माना, उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया जिसको रीजनेबल कहते हैं, जैसे कि प्रोफेसर एली ने बताया या मार्शल ने बताया। तो ये हमें ध्यान नहीं रखना, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए विस्तृत परिभाषा और संकुचित परिभाषा दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। विस्तृत परिभाषा का मतलब वो सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन में मुद्रा के बहुत सारे रूपों को स्वीकार किया है। मुद्रा के रूप कौन से हैं, ये वाले अभी जो मैंने आपको पढ़ा है, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, ये वाले। तो जिन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर सारे रूपों को स्वीकार किया है वो विस्तृत परिभाषाएं, जिन्होंने सारे रूपों को स्वीकार नहीं करा वो संकुचित परिभाषाएं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा मुद्रा के कार्य के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे मुद्रा के क्या क्या काम होते हैं। मुद्रा के काम जो होते हैं उसको हम, पहला होता है प्राथमिक कार्य, जिसके अंदर 2 काम आते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरा होता है सहायक कार्य या गौण कार्य, जिसके अंदर 3 काम आते हैं, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। और तीसरा जो काम होता है उसको कहते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। इसके अंदर इतने सारे काम आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे वन बाय वन कि किसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य के बारे में, जिसके अंदर आता है सबसे पहला काम विनिमय का माध्यम। इसका मतलब क्या होता है विनिमय का माध्यम, पहले हमें ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ता था कि जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है वो तुझे चाहिए। आवश्यकताओं का दोहरे संयोग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये है तो ही ट्रांजैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो भाई मुद्रा ने इस कमी को दूर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को देखना ही नहीं पड़ता जिसे गेहूं के बदले में पैसा चाहिए हो। पैसा लेने के लिए बंदा हमेशा तैयार है। भले ही एक बंदा गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन वो गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए हमेशा तैयार रहे, लेकिन वो गेहूं के बदले में पैसे लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा,
क्योंकि पैसे से हम जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे बाय कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जिसको जो है पैसे की ज़रूरत हो। तो पैसे ने जो है जो दोहरे संयोग का अभाव था उसको टोटली दूर कर दिया। तो ये हो गया इसका सबसे पहला काम, विनिमय का माध्यम। दूसरा है मूल्य का मापक। मतलब क्या हुआ, मुद्रा मूल्य के मापन की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं था, परिणाम स्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत कठिनाई आती थी। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 30 रुपये लीटर दूध, 40 रुपये किलो चावल, 50 रुपये मीटर कपड़ा, आज हर चीज़ मनी में काउंट होती है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य भी बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया है। एक कॉमन मेजरमेंट है जी। पहले ऐसा नहीं था तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी, किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के अंदर 2 कार्य आते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरे में अगर बात करें स्थगित भुगतान का मान, मैंने बोला पहले लोग उधार नहीं देते थे क्योंकि भविष्य में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर एक्सेप्टेंस दोगे या नहीं दोगे, कुछ पक्का नहीं था। लेकिन आज जब से मुद्रा आई है तब से ये दिक्कत ही दूर हो गई। भाई आज मैंने अपना फ़ोन बेच दिया आपको आज उधार 5,000 रुपये में, तो भाई आप पैसे 2 महीने बाद दो, 3 महीने बाद दो, मुझे ये पता है मुझे आपसे 5,000 रुपये लेने हैं, जब मर्जी दो। तो आप इसी की वजह से आज लोग उधार देने से नहीं डरते। आज बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है कि ले ज़िंदगी के मज़े ले, 40,000 हर कार्ड की लिमिट होती है, 40 उड़ा 50 उड़ा, मैं तेरे से 1 महीने बाद ले लूँगा पैसे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, मुद्रा की वजह से। ये क्रेडिट कार्ड कैसे आया, मुद्रा की वजह से। मुद्रा नहीं होती तो नहीं आता। मूल्य का संचय, पहले क्या होता था, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, मैंने बोला है डेली रूटीन की चीज़ें वगैरह। लेकिन जब से मुद्रा आई है तब से जो है ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो चुकी है। हम मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। मुद्रा का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है। अगर आपने आज 2,000 का नोट तिजोरी में रख दिया तो भाई वो 2,000 का ही रहेगा, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, कितने भी साल बाद निकालिए वो 2 साल का ही रहेगा। मुद्रा को आप लॉन्ग टर्म तक सुरक्षित करके रख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। मूल्य का हस्तांतरण हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वस्तु मिल में चलती थी तो आपका अगर दिल्ली में आप उसे बेच के इलाहाबाद जाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते थे, दिल्ली का घर उठाकर इलाहाबाद नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन आज ये चीज़ पॉसिबल है, दिल्ली का घर बेचो, पैसा आया, उसके बदले में उस पैसे को इलाहाबाद में घर खरीद लो। तो भाई इसका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जो है पॉसिबल है। तो इसके जो द्वितीयक कार्य हैं जिसको सहायक कार्य भी कहते हैं, इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं बेटा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टाइप के कार्य की जिसको कंटिंजेंट फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं जी। पहली बात तो साख का आधार है, मतलब कि मुद्रा की वजह से ही आज लोन वगैरह पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है जिसको लोन की ज़रूरत है। लेकिन अगर मुद्रा ही नहीं होती तो फिर कैसे ये लोन पॉसिबल हो पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो मुद्रा की वजह से ही साख का आधार पॉसिबल हो पाया है। सामाजिक आय के वितरण का आधार, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम जानते हैं उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये 4 साधन होते हैं। इनके बदले में भूमि के बदले में किराया, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, उद्यमी को लाभ मिलता है। तो ये जो सारी पेमेंट हैं ये किस में होती है, मुद्रा के रूप में होती हैं। अगर मुद्रा होती ही नहीं तो इनका हम बदले में योगदान जो इन्होंने दिया है वो पे ही नहीं कर पाते। तो ये आसान हो गया। अधिकतम संतुष्टि या उत्पादन का आधार, इसका मतलब क्या है, देखिए कह रहा है भाई आधुनिक समाज में उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। भाई हम हमेशा उस गुड्स को खरीदते हैं कि अगर मैं किसी पे 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ ना तो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन है या तो 10 रुपये की मिले या 10 से ज़्यादा मिले, है ना। हम हमेशा वो वस्तु खरीदते हैं, हम कभी उस वस्तु को नहीं खरीदते कि अगर मैं इस पर 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो सेटिस्फेक्शन मुझे इस पर 5 रुपये की 8 रुपये की मिल रही है। उपभोक्ता के लिए ये स्थिति तभी संभव है जब वह पृथक पृथक वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करे कि सभी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उन वस्तुओं के मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। मुद्रा के चलन में आने से ये स्थिति संभव हो गई। तो भाई ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, मुद्रा की वजह से। जब पैसे ही नहीं था तो वो बेचारा क्या पता लगा पाएगा कि मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरी कितनी इनकम है, कितनी उपयोगिता, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ नहीं हो पाता था। ये सब मुद्रा की वजह से हो पाया है।
पूंजी के तरलता और गतिशीलता में सहायक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पूंजी की तरलता और गतिशीलता का मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति मकान, ज़मीन या कोई भी उसके पास फिक्स एसेट है, उसके रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है, किंतु मुद्रा के रूप में नहीं। मतलब कि अगर आप किसी बंदे को किसी भी चीज़ के बदले में कोई मकान दे रहे हो, कोई ज़मीन दे रहे हो, कोई एसेट दे रहे हो, कोई चीज़ दे रहे हो, तो उसके लिए वो मना कर सकता है। मतलब भले ही एक बंदा गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन पैसे के लिए बंदा हमेशा तैयार रहेगा। वो गेहूं चावल हो, कोई मकान हो, ज़मीन हो, कोई भी फिक्स एसेट हो। आज हम कुछ भी कभी भी बेच देते हैं, मकान, ज़मीन, कोई भी फिक्स एसेट, घर में पड़ा हुआ कोई मशीन, कुछ भी बेच देते हैं, बदले में पैसे ले लिए। बंदा माने कबाड़ी वाला आता है, हैं कोई भी हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, टीवी पड़ा हुआ है, एसी पड़ा हुआ है, कूलर पड़ा हुआ है, बेच दिया, बदले में पैसे ले लिए। तो भाई भले ही एक बंदा वस्तु के बदले में वस्तु ना ले, लेकिन पैसे से वो हमेशा तैयार है। तो इस प्रकार मुद्रा जो है वो पूंजी संपत्ति को तरल बनाकर उसमें गतिशीलता लाती है। इसके अलावा कह रहे हैं शोधन क्षमता की गारंटी देता है ये, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो बैंक है, मुझे लोन लेना है बैंक से, तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी रखवाता है आज, ठीक है। जैसे कि आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीमा कंपनी को मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ धन अवश्य जमा रखना पड़ता है। बैंक आपको बिना किसी सिक्योरिटी के कुछ नहीं देगा, क्योंकि अगर इनकेस आप फेल टू पे हो गए तो वो जो चीज़ आपने गिरवी रख रखी है वो उससे पैसा रिकवर कर लेगा। जैसे कि अगर मान लो कह रहा है इस प्रकार उसकी शोधन क्षमता सुरक्षित रहती है, आप सॉल्वेंट रहते हो। सॉल्वेंट बंदा कौन होता है? जो अपना पैसा पे करने की सिचुएशन में होता है। जो अपना पैसा पे करने की सिचुएशन में नहीं होता वो इनसॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है अगर किसी फर्म के पास मान लो इतनी लाइबिलिटी हो गई जिसको वो पूरा नहीं कर सकती, तो वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इंसॉल्वेंट कौन है? दिवालिया कौन होता है? जो जिसके ऊपर इतना कर्जा हो जाए जिसको वो पे ना कर सके, उसको कहते हैं दिवालिया। लेकिन मुद्रा ने ये सब चीज़ों को दूर कर दिया। आज हम कहीं से भी कुछ भी उधार लेते हैं, पहले सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करते हैं, तब जाके हमें मिलता है कि भाई इनकेस अगर मैं कोई फेल हो जाऊँ तो आप जो है यहाँ से रिकवर कर लीजिएगा। तो सोल्वेंसी की गारंटी अब ज़्यादा है। इसके अलावा निर्णय में वाहक, मतलब कि मुद्रा निर्णय का वाहक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एकत्रित की गई मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छा अनुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ, मैंने पैसा ले लिया, अब मैं उसको जब चाहूँ जहाँ चाहूँ, जिस भी कार्य के लिए आऊँ, जिस भी पर्पज़ के लिए चाहूँ, उसको मैं अपने अनुसार, अपने डिसीजन के अनुसार मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास फ्यूचर में कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा भविष्य में कोई भी वस्तु का क्रय किया जा सकता है। ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं ये किसके अंदर आते हैं? कंटिंजेंट फंक्शन के अंदर आते हैं। ये 6 के 6 मैंने आपको बता दिए। तो मुद्रा के कार्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी भी बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया एंड कंटिंजेंट भी बता दिया। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग। अगले टॉपिक का नाम है, ये मुद्रा के हमने जो कार्य करे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये जो मुद्रा के कार्य हैं इसको जो है 2 जगह क्लासीफाई किया जाता है। एक है मुद्रा के स्थैतिक और दूसरा है मुद्रा का गत्यात्मक कार्य। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि किस इकोनॉमिस्ट ने मुद्रा के कार्य को इन 2 में डिवाइड किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है पॉल एनजिंग, ठीक है। इन्होंने जो है मुद्रा के कार्य को 2 जगह बांट दिया, स्थैतिक और गत्यात्मक, ठीक है। पहला जो है वो है स्थैतिक और दूसरा जो है गत्यात्मक। अब ये क्या कह रहे हैं ये समझिए। स्थैतिक के अंदर क्या क्या आएगा और गत्यात्मक के अंदर क्या आएगा। कह रहा है भाई स्थैतिक कार्यों के अंदर कौन से कार्य आते हैं? इसमें वह कार्य आते हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं लेकिन उनमें गति उत्पन्न नहीं करते। मतलब इससे अर्थव्यवस्था के अंदर कोई विकास वगैरह नहीं होता, ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था को ही चलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचर, मूल्य का हस्तांतरण और स्थगित भुगतान आदि। मतलब मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं और जो मुद्रा के द्वितीयक कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य स्थैतिक के अंदर आते हैं। मुद्रा के ये सभी कार्य स्थैतिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन कार्यों का सभी अर्थव्यवस्थाओं में स्वरूप एक जैसा बना रहता है और इससे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कोई वेग उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि इससे अर्थव्यवस्था के अंदर कोई गति नहीं आती, अर्थव्यवस्था की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है अगर इनके अंदर कुछ इन कार्यों से मुद्रा के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा।
अभी मैं जब आपको वो दूसरा पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये गति का मतलब क्या होता है, गति कैसे आती है अर्थव्यवस्था के अंदर, कैसे डेवलपमेंट होती है। इन स्थैतिक कार्यों को करते हुए मुद्रा आर्थिक प्रणाली के नियमन में सहायता प्रदान करती है। अच्छा जी, इसको जो है स्थैतिक कार्य को निष्कर्ष कार्य, पैसिव फंक्शन या तकनीकी कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य अर्थव्यवस्था को ना तो प्रभावित करते हैं और ना ही उसमें कोई गति उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, वो सारे के सारे काम जो अर्थव्यवस्था को ना तो प्रभावित करते हैं ना उसमें गति लेकर आते हैं, वो स्थैतिक वाले कार्य कहलाते हैं। और वो सारे के सारे कार्य जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर गति लेकर आते हैं, उसको जो है गत्यात्मक कार्य कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले तो होते हैं स्थैतिक, ठीक है, तो गत्यात्मक के अंदर क्या क्या आएगा। कह रहा है मुद्रा के वह कार्य जिनसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रभावित होती है, मुद्रा के गत्यात्मक कार्य कहलाती है। मतलब जिससे अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के अंदर गति आएगी, तेजी आएगी, वो जो है गत्यात्मक कार्य कहलाते हैं। मुद्रा के गत्यात्मक कार्य या तो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर को, आय के वितरण को, रोजगार के स्तर को, कीमत के स्तर को प्रभावित करेंगे। मतलब मुद्रा का कोई भी काम जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा इन टर्म ऑफ इनकम, इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म ऑफ इन्फ्लेशन, किसी भी रूप में अगर प्रभावित करेगा तो वो गत्यात्मक कार्य के अंदर आएगा, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ये वाले अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रहे। अब देखिए कौन कौन से प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को अधिक कर दें, मुद्रा की पूर्ति का मतलब अगर अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी चलन मुद्रा है, रनिंग मुद्रा है, अगर हम उसको और बढ़ा दें तो उसे कहते हैं मुद्रा की पूर्ति को अधिक कर देना। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उससे जो है महंगाई बढ़ती है, कीमत स्तर बढ़ता है, और अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो उससे कीमत स्तर घट जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से और मुद्रा की पूर्ति घटने से कीमत स्तर प्रभावित हो रहा है। तो इस काम को हम क्या बोलेंगे, गत्यात्मक कार्य, क्योंकि इससे कीमत स्तर प्रभावित हो रहा है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है। मुद्रा जो है आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर को भी प्रभावित करती है। कैसे? अगर हम अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को अधिक कर दें तो उससे क्या होगा, उससे अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दर में कमी होती है। ये बेटा अभी हम आगे हमारा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे होता है। तो अगर हम मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दें तो उससे ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, जिससे निवेश बढ़ता है और परिणाम स्वरूप आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है, और इसके उल्टा भी होता है। तो मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ रही है तो देखो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज कम हुआ और इससे उत्पादन, आय, रोजगार प्रभावित हुआ, और अगर कम होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो उसने बोला था गत्यात्मक कार्य के अंदर कौन कौन से आएंगे, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं इन टर्म ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, किसी भी उस पर अगर प्रभावित कर रहे हैं तो वो गत्यात्मक कार्य हैं। तो दोनों जो काम है मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने और घटाने से रिलेटेड है। ऐसे ही मुद्रा जो है वो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के निर्धारण एवं संचालन का आधार है। मौद्रिक नीति वो होती है जिसको आरबीआई चलाता है, राजकोषीय नीति वो होती है जिसको सरकार चलाती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, मौद्रिक नीति क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, राजकोषीय क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस पे जो है अर्थव्यवस्था, इसी से इन्फ्लेशन, हाँ, मंदी काल, तेजी काल, अधिमांग, न्यून मांग, ये सारी चीज़ें इससे ठीक होती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये इसके अंदर आ गया गत्यात्मक कार्य के अंदर। बाकी मुद्रा विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का आधार है। तो ये जो चारों काम हैं, ये अर्थव्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर गति लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे काम गत्यात्मक कार्य कहलाते हैं। तो मुद्रा के जितने भी काम होते हैं उसको हम दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो गत्यात्मक होगा या स्थैतिक। किसने बांटा है इसको? इसने बांटा है, इस इकोनॉमिस्ट ने, इसका नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मुद्रा कितने तरीके की होती है? तो मुद्रा के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको तीन जगह क्लासीफाई किया जाता है। प्रकृति के आधार पर, ठीक है, सामान्य स्वीकृति अथवा वैधानिक आधार पर, या भौतिक रूप के आधार पर। मुद्रा की टाइप ये आपको बता रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रकृति के आधार पर किन्स ने जो है मुद्रा को दो भागों में बांट दिया है प्रकृति के आधार पर। पहली होती है वास्तविक मुद्रा और दूसरी होती है लेखे की मुद्रा, या इसको हिसाब
की मुद्रा भी कहते हैं। तो वास्तविक मुद्रा क्या है? कह रहा है भाई वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो देश में वास्तविक रूप से चलन में होती है। जितनी भी मुद्रा एक्चुअली कंट्री के अंदर चल रही है, रनिंग में है, वो जो है वास्तविक मुद्रा कहलाती है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम होती है, जिससे भी हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, वो एक्चुअल मुद्रा है। सामान्य मूल्य का मापदंड, यह मुद्रा सभी प्रकार के ऋण एवं उत्तरदायित्व का भुगतान करने और इसी के द्वारा क्रय शक्ति का संचय होती है। भारत में सभी सिक्के तथा कागजी नोट वास्तविक मुद्रा है, क्योंकि हम इनसे क्या कर सकते हैं, हम इनसे जो है जितने भी नोट और करेंसी अभी रनिंग में है वो एक्चुअल या रियल मनी है, क्योंकि हम उसको वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के रूप में अपने ऋणों का, अपने उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। तो करंट में जितनी भी मनी है सब वास्तविक मुद्राएं या रियल मनी है। हिसाब किताब की मुद्रा की अगर बात करें तो कहता है किन्स के अनुसार हिसाब की मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें ऋणों, कीमतों और सामान्य क्रय शक्ति की व्याख्या की जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि ये मुद्रा वास्तविक चलन में है या नहीं है, मतलब रनिंग में है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। आप उससे कीमत वगैरह, सामान्य शक्ति क्रय, इन सब की जो ऋणों को, कीमतों को और सामान्य क्रय शक्ति की व्याख्या जिससे की जाती है उसको जो है क्या कहते हैं, हिसाब की मुद्रा या लेखे की मुद्रा। ऐसी कोई मुद्रा नहीं होती है, ये केवल जो है बेटा, ये केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये केवल थ्योरेटिकल है, काल्पनिक है, ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। दोनों में यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये तो इतना खास नहीं है। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है प्रकृति के आधार पर वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा। दूसरा जो है ये बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सामान्य स्वीकृति अथवा वैधानिक आधार के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहली होती है लीगल टेंडर मनी, विधिग्रह मुद्रा, दूसरी होती है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्रह मुद्रा कौन सी होती है? लीगल टेंडर मनी, इसे कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को ऋण एवं सेवा आदि के बदले भुगतान में स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। वो मुद्रा जिसको कानूनी रूप से मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वो विधिग्रह मुद्रा होती है और कोई भी बंदा इसको लेने से मना नहीं कर सकता। भारत में रुपए, पैसे और नोट सभी विधिग्रह मुद्रा के एग्जाम्पल हैं। और विधिग्रह मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होती है लिमिटेड टेंडर मनी। अनलिमिटेड कौन सी होती है बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। ये वह मुद्रा होती है जिसे किसी भी मात्रा में ऋणों अथवा सेवाओं का भुगतान करने के लिए दिया जा सकता है। भारत में रुपए 50 पैसे का सिक्का तथा कागजी नोट इसी प्रकार की हैं। मतलब कि अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो हम जितने चाहे नोट दे सकते हैं। आप मान लो आपको किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है, और आप उसको 10-10 रुपए के नोट पकड़ा रहे हो, तो भाई वो बंदा मना नहीं कर सकता आपको लेने से। 5 रुपए के पकड़ा रहे हो, नहीं मना कर सकता लेने से। 50 का पकड़ा रहे हो, नहीं मना कर सकता देने से। जितनी भी क्वांटिटी का आप दे सकते हो। ऐसा नहीं हो कहेगा भाई क्या 10-10 के नोट पकड़ा रहा है, 1000 के लेके आ, 500 के लेके आ, 2000 के आ, नहीं, वो मना नहीं कर सकता लेने से। तो उस ऐसी मुद्रा को असीमित कहते हैं। सीमित कौन सी होती है? जिसकी एक लिमिटेड फिक्स है। इस मुद्रा को एक निश्चित मात्रा मुद्रा से अधिक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये मुद्रा जैसे 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के सभी भारतीय सिक्के सीमित विधिग्रह मुद्रा है। मतलब अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है और आपके पास 25 पैसे का सिक्का है तो भाई एक लिमिट है कि 25 पैसे के सिक्के इतने ही चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। उसको कहते हैं सीमित विधिग्रह मुद्रा, ठीक है जी। लीगल टेंडर मनी क्या है? जिस मुद्रा को कानूनी रूप से मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वो विधिग्रह मुद्रा कहलाती है या कानूनी मुद्रा कहलाती है। कोई भी बंदा इसको लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि कानून ने बोल रखा है, सरकार ने बोल रखा है ये मुद्रा है। सारी मुद्रा प्रचलन में जो होती है वास्तविक मुद्रा सब विधिग्रह मुद्रा होती है। 2 तरीके की है, कौन कौन सी? अनलिमिटेड लीगल टेंडर और लिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब वो पैसे जिसको हम कितनी भी क्वांटिटी में दे सकते हैं, वो बंदा मना नहीं कर सकता। जैसे अगर मुझे किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, मैं चाहे उसको 5 रुपए के नोट में दूँ, 10 में दूँ, 50 के नोट में दूँ, सिक्कों में दूँ, ठीक है, तब भी उसको लेना पड़ेगा। और सीमित वाली कौन सी होती है? जिसको अगर आपको पेमेंट करनी है तो भाई एक लिमिटेड क्वांटिटी तक एक्सेप्टेबल है, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि ये दोनों 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के जितने भी सिक्के हैं वो सब सीमित मुद्रा के एग्जाम्पल हैं। एक लिमिटेड क्वांटिटी
तक चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें कई बार आता है। उसके बाद है बेटा ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा कौन सी होती है? ऑप्शनल है जी। वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार ने नहीं बोला कि ये मुद्रा है आप इसको लो, आपकी मर्जी है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो ऋण या वस्तु भुगतान के बदले में स्वीकार करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। जैसे कि चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुडी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्टर पे डिपेंड करता है कि वो इसको लेता है या नहीं लेता। अगर आपको कोई चेक दे रहा है, हम मना कर देते नहीं नहीं जी चेक नहीं जी, कैश दो जी मेरे को, तो भाई लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा। तो उसको जो है ऑप्शनल मनी कहते हैं। सरकार ने नहीं बोला। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो चेक ही दूंगा, लेना है तो ले वरना मैं तो नहीं दे रहा तेरे को पैसे। आप उस पर एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ इस चीज़ के लिए, क्योंकि सरकार ने नहीं बोला उसको कि वो जो है मनी है लीगली रूप से आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ को, वो एक्सेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड वन होती है, थर्ड क्लासिफिकेशन है भौतिक रूप के आधार पर। इसमें सबसे पहले आती है धातु मुद्रा, फिर आती है पत्र मुद्रा, फिर आती है साख मुद्रा। कौन कौन सी होती है? धातु मुद्रा कौन सी होती है? धातु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, इसके जितने भी सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, वो सब धातु मुद्रा के एग्जाम्पल हैं। और धातु मुद्रा दो तरीके की होती है। पहली होती है प्रमाणिक मुद्रा, जिसको स्टैंडर्ड कॉइन कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। किसी देश में वस्तुओं सेवाओं का मूल्य आंका जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर 5 रुपये का सिक्का है तो उसमें जो धातु है अगर वो भी 5 रुपये की ही लगी हुई है तो वो प्रमाणिक सिक्का है, स्टैंडर्ड कॉइन। अगर किसी सिक्के पे जितने रुपए उस पर मेंशन है उसमें धातु भी उतने रुपए की ही लगी हुई है तो वो प्रमाणिक सिक्के का एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड कॉइन का। लेकिन अगर कोई भी ऐसा है जिसका अंकित मूल्य उसमें वास्तविक मूल्य से अधिक है तो भाई वो जो है टोकन मनी का एग्जाम्पल है, प्रतीक मुद्रा का। मतलब अगर 5 रुपये का सिक्का है और मैं अगर उसको मेल्ट करूँ पिघाल के, उसमें अगर जो धातु निकले 3 या 4 रुपये की निकले तो वो जो है वो आपका प्रतीक मुद्रा का जो है एग्जाम्पल कहलाती हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉइन होते हैं ये आपके असीमित विधि ग्रह मुद्रा होती हैं और जो आपके टोकन मनी होते हैं ये आपके सीमित विधि ग्रह मुद्रा होती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आती है पेपर मनी, कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा, जिसके अंदर सारे के सारे कागज़ के नोट जो हैं वो सब आते हैं, जिस पे कह रहा है पत्र मुद्रा का तात्पर्य कागज़ पर छपी मुद्रा से है। भारत में अभी जितनी भी मुद्रा है वो सब कागजी मुद्रा है। इसका निर्गमन आजकल सरकार स्वयं करती है और उसके आदेश पर देश में केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ऐसी मुद्रा सारे देश में विधि ग्रह मुद्रा के रूप में प्रचलित होती है। भाई आरबीआई नोट छापता है, नोट इशू करता है सरकार के ऑर्डर पे, और भाई उसने अब जब सरकार ने बोल दिया तो वो लीगल टेंडर बन जाती है। सरकार ने बोल दिया कि जी आज से 500 हज़ार के नोट बंद, ये मुद्रा नहीं है, तो वो लीगल मनी नहीं है। सरकार ने बोल दिया एक नया नोट लेकर आऊँगी 4000 का, एक नया नोट लेकर आऊँगी 3000 का, इससे आप एक्सचेंज करोगे, तो भाई वो मुद्रा है। साख मुद्रा कौन सी होती है? क्रेडिट मनी। कह रहा है क्रेडिट मनी जो है वो मनी होती है। साख मुद्रा व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने मांग दायित्वों तथा जमाओं के आधार पर निर्गतित की जाती है, जो चेक द्वारा हस्तांतरित होती है। ये कह सकते हो कि ऐसी मनी जिस पे प्रिंटेड वैल्यू उसकी जो प्रिंटेड वैल्यू उसमें लगी धातु से ज़्यादा होती है, वो साख मुद्रा का एग्जाम्पल है। ये आप कह सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे टाइप हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं भाई? ये सारे के सारे जो टाइप हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके मुद्रा के वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के जो हैं इसके ये एग्जाम्पल हैं। बाकी ये दोनों में स्टैंडर्ड टोकन और टोकन मनी में आपको डिफरेंस दे रखा है, इतना कोई खास नहीं है, सिर्फ वो आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। बाकी एक अच्छी मुद्रा के क्या क्या गुण होने चाहिए? मुद्रा के अंदर, एक अच्छी मुद्रा के अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए? उपयोगिता होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कि जिस धातु में मुद्रा को ढाला जा रहा है उसमें उपयोगिता का गुण होना चाहिए। ये धातु ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी लोग सरलता से स्वीकार कर सके और उसमें विनिमय शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे सोने में और चांदी में ये
विशेषता पाई जाती है उसको एक्सेप्टेबल है और उसको लोग उसके अंदर विनिमय की शक्ति है, लोग उसको विनिमय के बहुत ही जनरली एक्सेप्ट करते हैं। उसके अंदर वहनीयता होनी चाहिए, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। टिकाऊपन होना चाहिए, मुद्रा को एकत्रित किया जाता है। दूसरे शब्द में मनुष्य अपनी कुल आय में से भविष्य के लिए कुछ जोड़ कर रख सके, फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रख सके। मुद्रा के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि भाई उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सके। जैसे पत्र मुद्रा, मैंने बोला कि पत्र मुद्रा का जो मान है वो चेंज रहता है। अगर 2000 का नोट है, फ्यूचर में आप उसको रखोगे भाई, आज से 5 साल बाद भी वो 2000 का ही रहेगा। विभाजकता, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसका डिविजिबल हो सके, छोटे छोटे भागों में जो है हम उसका विभाजन कर सकें। पेपर मनी आज हम खुले करा लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है, बाकी सोने चांदी में भी ये गुण होता है। एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। पेपर मनी, कॉइन मनी सब देखते हैं आप। मितव्ययता होनी चाहिए, मतलब कि मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें मुद्रा ढालने के लिए अधिक धनराशि व्यय ना करनी पड़े, जिसको ढालने में कम से कम व्यय हो और घिसावट भी कम से कम हो। अब जैसे मैं बोला हूँ पेपर मनी है, उसको बनाने में इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं, 2000 का नोट 2-3 रुपये में बन जाता है। मूल्य स्थिरता होनी चाहिए, मुद्रा का पदार्थ मूल्य स्थिरता वाला होना चाहिए, अर्थात उसके मूल्य में बहुत अधिक ज़्यादा वैल्यू ना तो उसकी बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, और लिक्विडिटी होनी चाहिए। मुद्रा पदार्थ में तरलता का गुण विद्यमान होना चाहिए। तरलता का मतलब होता है जब चाहे उसको बेच दिया, जब चाहे उसको खरीद लिया। लिक्विडिटी होनी चाहिए, पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे सरलता से पिघलाया जा सके और जिसके सिक्के ढाले जा सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर सिक्के को पुनः धातु के रूप दिया जा सके। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई सिक्के वगैरह हैं तो आपको ऐसी धातु का यूज़ करना चाहिए कि जब चाहे हमने मुद्रा को धातु में, जब चाहे धातु को मुद्रा में कन्वर्ट कर लिया। ये उसके अंदर वो होने चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। और बाकी परिचायकता होनी चाहिए, धातु ऐसी होनी चाहिए जिसे सरलता से पहचाना जा सके। उस परिचायकता के अभाव में जाली सिक्के चलन में आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। तो भाई जैसे हमें आज पता चल जाता है ये नकली नोट है, ये नकली सिक्का है, तो वो हम कैसे पहचान लेते हैं? कुछ एक वो होनी चाहिए ना जिसको हम सरलता से पहचान सके कि यहाँ ये असली है, ये नकली है। तो कह रहा है सोने एवं चांदी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है। तो एक अच्छी मुद्रा के अंदर ये सारे के सारे गुण जो हैं ये होने चाहिए। इसके महत्व की अगर बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कह रहा है मार्शल कहते हैं कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा की अगर हम महत्व की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अगर नीड की बात करें, तो अलग अलग सेक्टर के अंदर उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व दे रखा है। उपभोग से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता मुद्रा द्वारा सम सीमांत नियम का पालन करके अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उसमें हमने पढ़ा है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कि भाई जहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी वहीं पे उपभोक्ता संतुलन में होता है। भविष्य में भुगतान करना संभव है मुद्रा की वजह से ही, मैंने अभी आपको बताया। संचय करना पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म तक हम जो है इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न वस्तुओं का क्रय संभव है मुद्रा से। तो मुद्रा के अलग अलग 3 जगह महत्व बता रखा है इसने। उपभोक्ता के क्षेत्र में महत्व बता रखा है, अब बताएगा उत्पादक के क्षेत्र में महत्व। उत्पादक बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पॉसिबल है, उत्पत्ति के साधन जुटाना जो है उसके लिए संभव हो जाता है। ठीक है जी, उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सारी की सारी चीज़ें, वो इन सारी चीज़ों को वो इन सब इनपुट को ऐसे यूज़ करेगा कि जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लागत आए। बाकी जो है क्या कहते हैं, ऐसे श्रम विभाजन करेगा, काम का बंटवारा इस तरीके से करेगा, ऐसी स्पेशलाइज्ड लेबर को हायर करेगा जिससे उसकी उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर गति आए, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर सके। तो वो जो है क्या कहते हैं, ऐसे संसाधनों को जुटाएगा, ऐसे संसाधनों का बंटवारा करेगा कि कैसे वो जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सके। बाकी फिर विनिमय के क्षेत्र में इसने जो है महत्व बता रखा है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करना मुद्रा की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। बैंक और साख संस्थाओं का विकास हो पाया है मुद्रा की वजह से ही।
अगर मुद्रा नहीं होती तो फिर इनका कोई यूज़ ही नहीं था। पूंजी संचय संभव उपाय है, पैसे से पैसा बनाना, कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल उपाय है। मुद्रा द्वारा लोग अपना धन बचाकर उसे उत्पादन कार्यों में लगा देते हैं, इसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पूंजी को गतिशील बनाना, मुद्रा जो है पूंजी को गतिशील बनाती है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बता रहा है फिर, तो इसने 4 अलग अलग उसमें आपको वो बताए हैं। और राजस्व के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। बड़े पैमाने के उत्पादन में लोग संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, उन सभी को कार्य का पुरस्कार मुद्रा में दिया जाता है। राजस्व के क्षेत्र में आपको इम्पोर्टेंस बता रहा है कि सरकार के आय व्यय संबंधी सभी कार्य मुद्रा में ही होते हैं। वह जो भी कर लगाती है उनको मुद्रा में ही देना पड़ता है, वह अपना व्यय भी मुद्रा में ही करती हैं। मतलब सरकार जो भी काम करती है, खर्चा रिसिप्ट सब पैसों में होता है। वितरण में बता रहा है, विनिमय के क्षेत्र में बता रहा है, और उत्पादन के क्षेत्र में बता रहा है। इसके अलावा आपको उपभोक्ता के क्षेत्र में बता रहा है, उपभोग के क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में ये मुद्रा का महत्व आपको यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि मुद्रा की क्या इंपॉर्टेंस है। 5 सेक्टरों में इसने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद कह रहा है मुद्रा के दोष क्या हैं भाई। अब मैंने भाई बोला भाई जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी होते ही होते हैं। तो मुद्रा के अगर हम दोष की बात करें तो इसको 3 जगह क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है आर्थिक दोष, दूसरा होता है नैतिक दोष, तीसरा होता है सामाजिक दोष। ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। पहला जो है वो है आर्थिक दोष। आर्थिक दोष के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। पैसे की वजह से ही आज क्रेडिट सिस्टम इतना प्रमोट हो पाया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार देने लग गए हैं पैसे की वजह से ही, ठीक है। और पैसे की वजह से ही ओवर प्रोडक्शन का जो है, ओवर प्रोडक्शन, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ओवर प्रोडक्शन वगैरह, ये सब पैसे की वजह से हो पाया है। मुद्रा के मूल्य में जो है अस्थिरता आई है। कह रहा है मुद्रा की विनिमय शक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं, इस परिवर्तन के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं, परंतु कुल मिलाकर ये परिवर्तन समाज के आर्थिक जीवन में एक बड़ी अनिश्चितता पैदा करते हैं, जो व्यापार तथा उद्योगों की उत्पत्ति में बड़ा धक्का लगाती हैं। संपत्ति के वितरण में जो है असमानता इससे उत्पन्न होती है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष का उदय होता है। तो यहाँ पे आर्थिक दोष के अंदर इसने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। मतलब कि वर्ग संघर्ष का उदय का मतलब क्या होता है, मुद्रा को शक्ति के बल पर समाज के कुछ व्यक्ति अधिक धनी होते चले जा रहे हैं और अन्य व्यक्ति को गरीब के समान सामना करना पड़ रहा है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, ये सब पैसे की वजह से हुआ है। नैतिक दोष के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। नैतिक दोष के अंदर लिखा हुआ है, नैतिक दृष्टि से भी मुद्रा के सभी दोष जुड़ चुके हैं। मनुष्य और लालची बनता जा रहा है। यह मनुष्य को धोखेबाजी, चोरी, डकैती, हत्या, घूसखोरी, बेईमानी, पाप के मार्ग पर ले जा रही है। जब पैसा नहीं था तब ये सारी चीज़ें थोड़ी होती थी, पैसे के आने से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। समाज में शोषण का जन्म भी पैसे की वजह से हुआ है, सब पैसा कर रहा है, पैसे की जड़ ही है सब। सामाजिक दोष क्या है, पहला है भौतिक प्रोत्साहन। क्या हर समय बंदे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, माइंड उसका जो है शांत नहीं हो पा रहा, दिमाग ही पूरा भंग हो गया, पैसा चाहिए बस। और कह रहा है लालची हो गया, ग्रीडी। मुद्रा ने लोगों में लालच की, मोह की भावना को बढ़ा दिया है। भाई को भाई से तथा पति को पत्नी से पृथक कर दिया, अलग कर दिया पैसे की वजह से। शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, मुद्रा की वजह से ही, मुद्रा शोषण प्रवृत्ति के कारण आज श्रम और पूंजी के निरंतर संघर्ष चल रहे हैं कि नहीं इतनी सैलरी लूँगा, इतनी सैलरी लूँगा। मालिक कहता है और काम कर और पैसा दूंगा, और काम कर और पैसा दूंगा, और उसका शोषण करता रहता है बेचारा, रात के 10 बजे 12 बजे तक वहीं बैठा रहता है। तो सब पैसा है ये। तो पैसे की, मुद्रा के दोष क्या हैं, मुद्रा के दोष को 3 जगह क्लासीफाई किया गया है, आर्थिक दोष, नैतिक दोष और सामाजिक दोष, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल है, ज़्यादा ऐसा कुछ खास घुसना नहीं है। उसके बाद आते मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का क्या मतलब है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है
एक देश की मुद्रा पूर्ति का मतलब है चलन की मुद्रा पूर्ति का स्टॉक। रनिंग में जितनी भी मुद्रा होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितनी भी करेंसी होती है उसको जो है मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को सम्मिलित करती है जो जनता द्वारा व्यय के रूप में रखी जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितनी भी करेंसी होती है उसको मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें नोट और सिक्के दोनों आते हैं। केंद्र सरकार के पास जितने भी नगद कोष हैं, केंद्रीय बैंक के पास और व्यापारिक बैंक के पास जितने भी नगद कोष हैं वो मुद्रा की पूर्ति के अंदर नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जो हैं केंद्रीय बैंक, सरकार और वाणिज्य कमर्शियल बैंक, ये मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के अंदर ये इशू करते हैं करेंसी को, तो ये तो उसके ऑनर हैं। उनके पास जितनी मुद्रा है वो मुद्रा की पूर्ति नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितनी करेंसी है वो मुद्रा की पूर्ति है, और ये एक स्टॉक अवधारणा है। ठीक है, और ये मुद्रा क्यों भी नहीं है जो इनके पास, सरकार के पास, आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास है, ये मुद्रा की पूर्ति क्यों नहीं है? क्योंकि ये चलन में नहीं है। उसने बोला मुद्रा की पूर्ति क्या है? जो कि चलन की कुल मुद्रा का जो स्टॉक है, रनिंग में जितनी मुद्राएं हैं उसको कहते हैं जी। ठीक है, तो एक देश में मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत दो घटक को शामिल किया जाता है। पहला चलन मुद्रा जिसमें नोट और सिक्के हैं, और दूसरा जमाएं, मांग जमाएं जिसको कहते हैं। इसको जिसको चेक से निकाला जा सकता है उसको मांग जमा कहते हैं जी। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, मुद्रा की पूर्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? सरकार के पास जितना भी मुद्रा का स्टॉक है, बैंकिंग के पास, आरबीआई हो या कमर्शियल बैंक हो, कोई भी हो, इनके पास जितना भी मुद्रा का स्टॉक है ये मुद्रा की पूर्ति नहीं है। क्योंकि जो सरकार और बैंकिंग तंत्र है वो मनी सप्लायर है, ये तो मनी करते हैं, उनके पास जो मुद्रा का स्टॉक रखा हुआ है वो मुद्रा की पूर्ति नहीं है। ये ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे हमने बोला ये जमाएं, मुद्रा की पूर्ति के अंदर दो चीज़ें हैं, चलन मुद्रा और जमाएं। तो जमाएं कौन सी? दो तरीके की होती हैं, शुद्ध जमाएं, शुद्ध जमा और मांग जमा। व्यापारिक बैंकों की एक होती है सकल मांग और एक होती है शुद्ध मांग, इन दोनों में अंतर होता है। तो ये कौन सी मांग ले रहा है, सकल वाली या शुद्ध वाली? सकल मांग कौन सी जमाएं होती हैं? सकल मांग जमाओं में बैंकों के बीच होने वाले दावों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बैंक टू बैंक होते हैं उनको इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो सकल मांग जमाओं में ये वाले ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं, लेकिन शुद्ध मांग जमाओं में ये वाले ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होते। तो बैंकों के बीच होने वाले दावे लोगों की मांग जमा में सम्मिलित नहीं होते, केवल शुद्ध मांग जमाओं को मुद्रा की पूर्ति का भाग माना जाता है। सकल मांग जमा नहीं, शुद्ध मांग जमा, जिसके अंदर इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक टू बैंक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में कई बार एग्जाम में आता है। उसके बाद आता है मुद्रा, भारत में मुद्रा की पूर्ति का माप। आरबीआई ने जो है मुद्रा की पूर्ति के माप को 4 उसमें बांट दिया गया है। ठीक है, आरबीआई ने मुद्रा की पूर्ति को कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितनी भी करेंसी है, चलन मुद्रा जितनी भी हैं, वो जो है आपकी चलन मुद्रा जितने में भी है वो जो है आपकी मुद्रा की पूर्ति, और ये एक स्टॉक अवधारणा है। तो पहला जो इसका मेज़र होता है वो होता है M1, जिसका फॉर्मूला होता है C+DD+OD। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। C का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा, जनता के पास जितनी भी करेंसी है। DD का मतलब क्या होता है? DD का मतलब होता है व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग जमाएं जिन्हें जनता द्वारा निकाला अथवा हस्तांतरित किया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों के पास जो जनता की जमा रखी हुई है उन पैसों को मांग जमाएं जिसको कहते हैं, जो मांगने पर कभी भी निकाली जा सकती हैं। और OD मतलब अन्य जमाएं, जिसमें आरबीआई के पास जितनी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे IDBI, इनकी मांग जमाएं। आरबीआई के पास दूसरे देशों की सरकार, दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों की जमाएं, दूसरे देशों की। उसने आरबीआई के पास हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो कमर्शियल बैंक है उसके पैसे नहीं बोले, दूसरे देशों के बोले हैं। ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर पहले ही बता दिया कि मुद्रा की पूर्ति में ये सब शामिल नहीं होगा। तो M1 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, C+DD+OD। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन इस पर कंपलसरी आता ही आता है।
M2 के अंदर क्या क्या आता है, M2 का जो माप है इसमें M1 की तुलना में ये थोड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जो M1 के अंदर आता है वो तो है ही। M2 के माप में M1 के सभी घटकों के साथ साथ डाकघर में जनता की बचतों को भी शामिल किया जाता है। मतलब हमारे कुछ अकाउंट जो हैं वो डाकघरों के अंदर भी होते हैं, तो उसमें जितने भी बचत हैं, हमारी जनता की जितनी भी बचत हैं उसको भी ले लेते हैं जी। मतलब कमर्शियल बैंकों के अलावा डाकघरों में जितनी भी जनता की जमाएं हैं वो वाली भी आ जाती हैं। M3 की अगर बात करें तो M1 के अलावा व्यापारिक बैंकों के पास जनता की शुद्ध सावधि जमाएं सम्मिलित होती हैं। M3 का मतलब क्या है, एक तो M1 में आएगा, M1 वाले सारे के सारे ये, और व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, एफडीज जिसे कहते हैं, एफडी हम करा लेते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड तक, जो हम एफडी करा लेते हैं वो भी सारा का सारा पैसा इसके अंदर शामिल किया जाता है। और M4 की अगर हम बात करें तो M3 के अंदर जो सारे के सारे हैं वो, और डाकघर की बचतें NSC सर्टिफिकेट्स को छोड़कर, क्योंकि इसका टाइम लॉक बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको छोड़ दीजिए। M3 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो, और डाकघर की जो सेविंग्स हैं वो। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा हुआ M4। ठीक है, तो RBI ने मुद्रा की पूर्ति को चार उसमें मुद्रा की पूर्ति के माप को चार उसमें बांटा गया है। किस किस में, M1 में, M2 में, M3 में और M4 में। M1 में ये है, M2 में ये है, M3 में ये है और M4 में ये है। हमारे कुछ पैसे डाकघर में भी होते हैं, अगर आप किसी ने अकाउंट वगैरह खुलवा रखा है तो वहाँ पे जनता की जितनी भी जमाएं हैं वो इसमें आ जाती हैं। और बैंकों के पास अगर जो FD वगैरह करा रखी है जनता ने तो वो M3 के अंदर आ जाती हैं। और M4 के अंदर M3 का सारा ये भी, और डाकघर में जो भी बचते हैं ये भी, ये सारा का सारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट भी डाकघर के अंदर जितनी भी बचत हैं वो भी, और बैंकों के पास जितनी FD हैं वो भी, और M1 के अंदर जो सारे पॉइंट थे वो भी। तो सबसे जो वाइडर है वो है M4, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाई पावर्ड मनी जो है क्या होती है। सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई पावर्ड मनी की अगर बात करें, उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयता को स्पष्ट करती है। मौद्रिक सत्ता मतलब RBI की टोटल लाइबिलिटी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ही कह सकते हो RBI की जितनी भी टोटल लाइबिलिटी होती है वो ही जो है हाई पावर्ड मनी कहलाती है, उस शक्तिशाली मुद्रा। इसके अंदर जनता के पास जितनी भी चलन मुद्रा है वो, और RBI के पास सरकार और कमर्शियल बैंकों की जितनी भी डिपॉजिट हैं वो, इन दोनों को शामिल किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H = C+R। C मतलब जनता के पास चलन में जितनी भी करेंसी है वो, और R का मतलब RBI के पास सरकार का भी अकाउंट होता है और कमर्शियल बैंकों का भी होता है, उनकी जो जमाएं हैं वो। तो इन सब का जो समीशन होता है वो हाई पावर्ड मनी होती है। हाई पावर्ड मनी जो है वो टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी जो है देश की, उसको जो है इंडिकेट करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है लास्ट टॉपिक है ये, मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, डिमांड फॉर मनी क्या होता है। कह रहा है प्रोफेसर JM किन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के साथ संदर्भित किया है। तरलता पसंदगी का मतलब क्या होता है। किन्स की शब्दावली में तरलता पसंदगी का अर्थ है जनता द्वारा नकदी के रूप में मुद्रा की मांग। किन्स के अनुसार तरलता पसंदगी अर्थात मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य से की जाती है। मतलब मुद्रा की मांग का मतलब क्या है, मुद्रा की मांग का मतलब ये है कि लोग अपने पास नकदी के रूप में पैसा रखना चाहते हैं, उसको जो है मुद्रा की मांग कहते हैं। लोग अपने पास नकदी के रूप में कैश के फॉर्म में अपने पास हाथ में पैसा रखना चाहते हैं, उसको डिमांड फॉर मनी कहते हैं, मुद्रा की मांग। और किन्स ने इसको 3 उसमें क्लासीफाई किया है कि लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं। तो पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, कि भाई डेली हमारे डे टू डे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, वही अपना दाल चावल चीनी खरीदने के लिए, अपना डेली के रूटीन के लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए रखना चाहते हैं। और दूसरा कह रहा है दूरदृष्टता उद्देश्य के लिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति
मुद्रा एक निश्चित मात्रा नकदी के रूप में इसलिए भी रखना चाहता है कि कोई दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे वही सेफ्टी के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा सट्टा उद्देश्य, ये उद्देश्य नकद के रूप में मुद्रा की उस मांग को प्रदर्शित करता है जिसकी सहायता से बाजार में होने वाले ब्याज दरों के परिवर्तन का लाभ उठाया जा सके। मतलब कि बंदे अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं, तो किन्स ने उसके 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला तो डेली पर्पस के लिए, अपना डेली की लाइफ के लिए। दूसरा कोई दुर्घटना हो गई, शादी, बीमारी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए। और तीसरा सट्टे के लिए। इन 3 पर्पस के लिए जो है किन्स ने बोला है कि लोग अपने पास नकदी के रूप में पैसा इसलिए रखना चाहते हैं। तो अपने पास नकदी के रूप में पैसा रखना तरलता पसंदगी कहलाता है। ठीक है जी। सौदा उद्देश्य और दूरदर्शी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति जो है वो बेलोच होती है, किंतु सट्टा उद्देश्य के लिए मांग ब्याज के प्रति लोचपूर्ण होती है। पहले कह रहा है जो पहले वाला और जो दूसरे वाला पर्पस है, पहला और दूसरे वाला जो पर्पस है, ये वाला और ये वाला, कह रहा है इन दोनों पर्पस के लिए तो बेलोचदार होगी, लेकिन जो तीसरा उद्देश्य है सट्टा, इसके लिए पूर्ण लोचदार होगी। ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया हुआ है तरलता पसंदगी क्या होती है। देखिए, मुद्रा को धन के अन्य रूप जैसे स्टॉक, बॉन्ड और संपत्ति में रखने की बजाय नकदी के रूप में, नकदी की इच्छा तरलता पसंदगी कहलाती है। मतलब पैसे को बंदा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, किसी भी चीज़ में अपने पास रखना चाहता है एज अ कैश इन हैंड। उसको जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। ये मुद्रा की मांग को सूचित करती है। जेएम किन्स ने 3 उद्देश्य बताए हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए, ये और ये कि लोग अपने पास कैश इन हैंड जो है वो क्यों रखना चाहते हैं, ऐसा क्या है कि लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद बेटा एक सिचुएशन आती है, इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी है, आता ही आता है। कह रहा है ये वह दिशा है जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। पूर्णतः लोचदार हो जाती है। ये पूर्ण तरलता पसंदगी की दिशा है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बंदा बाहर पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, अपने पास ही रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि इस शब्दावली का प्रयोग किन्स के द्वारा किया गया तरलता जाल, क्योंकि एक ऐसी स्थिति होती है लिक्विडिटी ट्रैप जिसमें ब्याज की तो दर है ना वो इतनी कम हो जाती है कि बंदा उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करता है। न्यूनतम ब्याज दर पे हानि की आशंका व्यक्ति को आगे प्रतिभूति खरीदने से रोकती है। ब्याज की दर अर्थव्यवस्था के अंदर इतनी कम हो जाती है कि बंदा उस पैसे को बाहर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। वो ये सोचता है कि जितना ब्याज मुझे बाहर मिल रहा है उससे हानि से बढ़िया अपने पास ही कैश रख ले। उस चीज़ को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये जो सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये यहाँ ब्याज की दर इतनी कम हो गई है कि लोग इस पॉइंट पे आके पैसा बाहर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अपने पास रखना ज़्यादा वो समझेंगे, चाहे ब्याज की दर कुछ भी हो, उन्हें डर है हानि का। तो इस चीज़ को जो है लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। और ये एक नंबर की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे मुद्रा की जो मांग है वो पूर्ण बेलोचदार हो जाती है। पूर्ण बेलोचदार का मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए बंदा अपने पास ही पैसा रखेगा, ब्याज की दर कुछ भी हो जाए पैसा वो अपने पास ही रखेगा क्योंकि उसे हानि की संभावना है। ठीक है जी, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो भाई ये मुद्रा की मांग क्या होती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है और लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, मुद्रा क्या थी, मुद्रा से पहले क्या चलता था, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के लाभ, हानि, दोष, मुद्रा के टाइप, मुद्रा का उद्गम, परिभाषा, अर्थ, मुद्रा की मांग, फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी की सारी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी था वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।